अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमानी खुसूसी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सतार। नाजरीन, शायरी लतीफ़ जज्बों के इजहार और ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखने का नाम है। उर्दू शायरी में ख़ातीन ने हमेशा एक नए रंग और आहंग से शेर कहे और अपनी पहचान खुद बनाई। आज हमारे साथ भी मेहमानी खुसूसी में उर्दू की मारूफ शायरा शाज़िया अकबर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक फ़तेह जंग से है, लेकिन आजकल इस्लामाबाद में मुकीम हैं। आप शायरा होने के साथ साथ मुसव्विरा भी हैं, गोया शेर को तहरीर और तस्वीर में ढालने के फ़न से भी आशना हैं। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। शाज़िया, हमें वक्त देने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तैयबा। सबसे पहले ये बताइए कि आपने शेर कहने का सलीका कहाँ से सीखा और नस्र की तरफ माइल क्यों नहीं हुई? तैयबा, चूँकि अभी मेरी जो किताबें सामने आ चुकी हैं वो शायरी की हैं, तो आपने उससे अज्यूम किया होगा कि मैं नस्र नहीं लिखती। मैं नस्र भी लिखती हूँ और ख़ास तौर पे तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन लिखती हूँ। बहुत जल्द जो है मेरी नस्र की किताब भी सामने आ जाएगी। तो शायरी जो है वो क्यों शुरू की? तो शायरी के बारे में अमूमन कहा जाता है कि शायर पैदाइशी तौर पर या तो शायर होता है या नहीं होता है। यानी ये वो काम नहीं है, वो स्किल नहीं है, महारत नहीं है कि आप विद इन प्रैक्टिस या विद इन फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स आप प्रैक्टिस के साथ शायरी करना शुरू कर दें या आप शायर या शायरा बन जाएं। अगर इन बिल्ड आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप शायरी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बरसों मशक्क़त करते रहें, आप अच्छे शायर नहीं बन सकते, बल्कि शायर ही नहीं बन सकते। उर्दू कलम कबीला के लोग शायरात के हर अच्छे शेर पर मुतशक्किक रहते हैं। ये सूरत हाल क्यों है और क्या आपके साथ भी कभी पेश आई है? मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल का सामना हर शायरा को रहा होगा और रहता है। हमारे यहाँ जैसे कि ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में भी और बरसगीर में तो बिलखुसूस ये रवैया रहा है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और औरत को हमेशा उसके अंदर यानी तवक्को रखी जाती है, सबमिसिवनेस उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है और समझा जाता है कि वो शायद किसी दूसरे दर्जे की ज़हनी सतह या तख्लीकी सतह रखती है या उसके अंदर वो क्रिएटिव एबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस वजह से बहुत सारे लोग और शायद इसकी मैं समझती हूँ एक तो ये तसव्वुर जो आपने अभी बयान फरमाया, एक ये मौजूद तो है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द कसूरवार नहीं है, औरत भी किसी हद तक कसूरवार है, क्योंकि अब शायद बहुत सारी ख़वातीन के हवाले से जो शायरात मशहूर हैं वो ख़ुद शायरी अगर नहीं करती तो वो मशहूर होने के लिए भी समटाइम ये एक तरीका अपनाती हैं। तो वो लोग अब जो उनको प्रोवाइड करते हैं या लिख कर देते हैं, ये उन पर भी किसी हद तक जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा सकता है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट इन जनरल मौजूद है कि शायरात शायद खुद नहीं लिखती। शाज़िया साहिबा, लोगों का ये ख्याल है कि जो शायरी लिखना शुरू करते हैं हो सकता है कि उनको कोई ऐसे इश्क में कोई धोखा हुआ हो या कोई कल्बी चोट पहुंची हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है? हाँ, ये एक तस्वर ये मौजूद है शायरी के हवाले से कि शायद शायरी का आगाज़ ही उस वक्त तक नहीं होता, यानी ये वो चट्टान है जिस पर एक जो है दुख की, गम की या पछतावे की या कोई बेवफाई की ज़रब लगेगी तो तभी इसमें से शायरी का चश्मा जो है वो फूटेगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। देखिए, शायरी के पीछे जो जज्बा कार फरमा है, एक तो तख्लीकी जज्बा है, इनबिल्ट टैलेंट है, दूसरा आपका हसासियत का जो एक दर्जा है, एक लेवल है आपके सेंसिटिविटी का। आप चीज़ों को देखते हैं, आपके सामने आए दिन राह चलते, सड़क पर, गली मोहल्ले में, घर में या किसी आप कहीं सैर के लिए निकलते हैं, किसी भी जगह होते हैं, ज़िंदगी में आए दिन हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर भी दरपेश होते हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात भी देखने को मिलते हैं। अब वो वाक़यात जो है एक कॉमन मैन पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, वो हादसा जो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं उनमें अगर एक शायर मौजूद है तो हो सकता है वो उस हादसे के जो असरात हैं उनमें एक तवील मुद्दत तक जो है उनका असीर रहे या उनका गिरफ्तार रहे, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर वो असरअंदाज किसी और तरीके से मुरतब, उसके असरात किसी और तरीके से मुरतब हों। एक कॉमन मैन जो है उसको किसी और तरीके से लेगा, एक जो शायर है या जिसके अंदर ये पोइटिक सेंस मौजूद है वो उस वाक़े को किस एंगल से देखेगा, दैट एंगल शुड बी डिफरेंट। तो वो एंगल अगर आपके अंदर वो एक आँख मौजूद है उस वाक़े से कोई नया जज्बा, कोई नया पहलू कशीद करने की, तो आप उसको जब बयान करते हैं, मसलन मैं कुछ मेरी ऐसी नज़में हैं जो मैंने ऐसे ही कुछ वाक़यात जो मैंने देखे जहाँ से मैं गुज़री या मेरे सामने कुछ ऐसे पेश आए। मसलन मेरी पहली किताब में एक नज़्म है ठंडा सूरज, वो एक ऐसी नाबीना लड़की के हवाले से है जिसको मैंने शायद ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए देखा
और वो नज़्म अब सैकड़ों बार मैं मुझसे लोग सुनते भी हैं और उसकी फरमाइश करते हैं। तो वो नज़्म जो है वो एक नज़र उस बच्ची को देखने पर थी जो पैदाइशी तौर पर नाबीना थी, और मैंने ये विजुलाइज़ किया, इफ़ आई शुड बी देयर, अगर इस लड़की की जगह मैं होती तो ये कायनात, ये दुनिया मेरे लिए कैसी होती। उसमें सबसे अहम पहलू अब ये देखें कि मैं ये महसूस करती हूँ कि अगर मैंने किसी को ना देखा होता, मुझे नहीं पता, मैं रंगों में तमीज़ नहीं कर सकती थी, मैं अपने करीबी रिश्तों, अपनी माँ की सूरत नहीं देख सकती, अपने बहनों भाइयों को नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, मेरा रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, मेरे बाल कैसे हैं, भूरे हैं, काले हैं, स्याह हैं, और अगर बालों के लिए जैसे के घटाओं जैसे हैं या समंदरों जैसे हैं तो वो क्या है, वो समंदर किसके जैसा है, घटा क्या होती है, उसका रंग क्या होता है। बहुत सारे ऐसे तस्वुरात के दर खुलते चले जाते हैं। यानी महसूसात, जब आप चोट की बात करती हैं ना, तो वो एक मेरे लिए वो चोट है कि मैंने एक नाबीना बच्ची को देखा, आपने भी देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप उस वाक़े से आए दिन गुजरते हैं, आपको दरपेश रहते हैं, आप उससे शायरी अख़ज़ नहीं कर सकते या वो मिसरे आपको नहीं सूझ सकते। और अगर कोई शायर होगा तो वो उसको एक उस एंगल से देखेगा, उस पर्सपेक्टिव में ले जाएगा उस वाक़े को, जहाँ से शायरी जो है वो फूटेगी, जन्म लेगी। रवायती मुशायरे स्टेज परफॉर्मेंस में तब्दील हो चुके हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? हो चुके हैं, इस बात से तो किसी हद तक इत्तेफाक करती हूँ, होने चाहिए थे, इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। हमारी एक बड़ी, एक जैसे कहते हैं बावकार रवायत है मुशायरों के हवाले से, और वो अब जो है मादूम होती चली जा रही है। अब ये एक परफॉर्मिंग आर्ट में मुंतकिल हो रही है, मतलब उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है ये चीज़, जो इतनी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा शेर है, जो हमारे उसका क्लासिक एक प्रेजेंट करने का जो एक तरीका है वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसको परफॉर्मिंग आर्ट से मिला देंगे और हम शायरी हम देखें, हम वैसे तो गीतों में सुनते हैं जहाँ पे वो परफॉर्म हो रही होती है, लेकिन अगर मुशायरा भी आप वैसे परफॉर्मेंस की तरफ ले आएँ जिसमें आप जो है एक लिखने वाला शख्स जो है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्मर भी हो, वो लिखता है, वो सुना सकता है, वो उसको तहत में सुनाए, तहतुल लफ्ज़ में, या उसको तरन्नुम से सुनाए, ये उस पर मुनहसर है। लेकिन वो उसको परफॉर्म करे, माइक लेके ऑडियंस में घूमना फिरना शुरू कर दे, या लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं उन पे एक्टिंग शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना खूबसूरत लगेगा। शादिया साहिबा, आपकी शायरी ज़माना हाल में सांस लेती हुई महसूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि आपका डिक्शन जो है वो जदीद है? किसी हद तक आप कह सकते हैं। मैं अगर ख़ुद अपनी शायरी में देखूं तो गज़ल जो है वैसे भी एक रिवायत से जुड़ी हुई एक सिनफ़े सुखन है, लेकिन नज़्म जो है वो हमें एक वसी कैनवस मुहैया करती है इजहार का। मैं अगर ख़ुद अपना वो तज्ज़िया करूं अपनी नज़्मों का, तो मैं देखती हूँ कि उसमें ऐसे रोज़मर्रा के मामूलात के जो अल्फाज हैं वो उसमें दर आए हैं, जैसे कट पेस्ट है, जैसे वेब है, जैसे ईमेल है, और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। 2020 जैसे अभी रिसेंट वो मेरी नज़्म थी, इस साल के, आज साल का आखिरी दिन है तो उस हवाले से वो नज़्म लिखी गई। तो इस तरह के चंद अल्फाज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक शायर या कोई भी शख्स जो अपने जिस अहद में ज़िंदा होता है, वो जो गुफ्तगू करता है, जो उसके लफ्ज़ियात होती हैं, वही लफ्ज़ियात शायरी में आती हैं। अब देखें, बहुत अगर हम ज़बान का मुताला करें तो आज से 50 साल, 70 साल, 100 साल पहले की लिखी हुई उर्दू को मैं बोलूँ तो आप उसका कुछ हिस्सा समझ पाएंगी। तो जिस तरह ज़बान सफ़र करती है और अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक उसमें ढलती चली जाती है, उसमें तब्दीलियाँ आती चली जाती हैं, तो इसी तरह अपने अहद में ज़िंदा रहने वाला शख्स, अब मीर जिस अहद में ज़िंदा था, वो अपने अहद के जो लफ्ज़ियात थी वो उनमें गुफ्तगू करता था, वो शेर लिखता था, उसकी लफ्ज़ियात वो थी। हम जिस अहद में हैं, हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के नाम बदल गए हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे दौर में शामिल हो चुकी हैं जो उस दौर में नहीं थी, हम उनसे सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, लैपटॉप, हमारा डाटा, हमारा कंप्यूटर, हमारे गाड़ियाँ, बहुत सारी ऐसी जदीद चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का लाज़िम व मलज़ूम है, मतलब वो शामिल हो चुकी हैं, हिस्सा बन चुकी हैं। अब हम इस ऐद में रहते हुए अगर हम 200 साल पुराने लफ्ज़ियात को लेकर शायरी करेंगे, तो ना ये शायरी का सफ़र आगे बढ़ेगा, ना ज़बान का सफ़र आगे बढ़ेगा, ना कम्युनिकेशन का सफ़र आगे बढ़ेगा। तो शायरी तो नाम ही कम्युनिकेशन है। ये तब्दीली है, आपके ख्याल में ये लिखारियों की वजह से है या शायरों ने ये तब्दीलियाँ की हैं? ज़बान की तब्दीली किसी भी, कभी भी, किसी भी ऐद में
एक फ़र्द वाहिद या एक तबके की मरहून मिन्नत नहीं होती। यानी कोई शख्स चाह कर भी, मैं और आप और हम 10, 50, 100, 1000 लोग चाह कर भी ज़बान में तब्दीली नहीं ला सकते। ज़बान वो है जो खुद ब खुद ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती चली जाती है। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन अगर होती है, हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो तहरीरी सूरत में ज़बान आ जाती है वो महफूज हो जाती है, वो अपने ऐद की अक्कासी कर रही होती है, अपने दौर की अक्कासी कर रही होती है। लेकिन शुरू में तो आप देखें कि जिन लोगों ने स्टेशन और स्कूल और जैसे लाइट या ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ हैं, टेबल चेयर जैसे लफ्ज़, जैसे वो आजकल के बच्चों को, आप लोगों को बड़े कॉमन लगते हैं, आप कुर्सी और मेज़ कहने के बजाय आप टेबल चेयर ही बोलते हैं। तो शुरू में जब ऐसी लफ्ज़ियात हमारे पास आई, नावल में, नसर में ख़ास तौर पे आई, शायरी में ये लफ्ज़ियात देर से आती हैं, लेकिन नसर में वो आती हैं, ख़ास तौर पे फ़िक्शन में या ड्रामा में, क्योंकि वो अपने ऐद के तर्जुमान ज़्यादा होते हैं उस सूरत में। तो वहाँ पे लफ्ज़ियात जो है वो दर आती हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबा सफ़र है, ये किसी शख्स के चाहने या ना चाहने से इसमें तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। ज़बान अपना सफ़र खुद करती है, अपने रास्ते खुद मुतय्यन करती है, अपना मकाम खुद बनाती है, और कभी भी ये कोई साकिन चीज़ नहीं है कि जिसमें ठहराव हो। यहाँ हम कहें कि इसकी लिमिटेशन कर देते हैं कि यहाँ से इस ऐद तक ऐसी ज़बान रहेगी और उसके बाद ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ज़बान अपनी शेप बदलती है, फॉर्म बदलती है, अपने इसी तरह से रवैये बदलती है, इजहार बदलती है। उसमें आप देखें जो वाक़यात होते हैं, अब रीसेंट जो वाक़यात हैं हमारे जो समाजी हालात या सियासी हालात के हवाले से, तो अब देखें कि हमारे ड्रामे और हमारी शायरी या हमारे जो टॉक शोज़ होते हैं उसमें वो मौज़ूआत डिस्कस होते हैं। एक वक्त था जब शायरी किताबों में, रसाइल में ही शाया होती थी, लेकिन चूंकि अब जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या ये ठीक है? बिल्कुल, मैं इसकी तायद करूँगी, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना तैयबा, के वक्त के साथ ज़बान जो है वो करवटें लेती है, अपने ऐद के तकाज़ों को निभाती है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसी तरह जो मीडियम है, जो इज़हार का ज़रिया है, उस वक्त तो आप देखें छापा खाने भी इस कदर, यानी प्रिंटिंग प्रेस इस कदर महदूद थे कि कोई किताब अगर किसी एक जगह छपती थी तो वो मुल्क के हर हिस्से में पहुंच भी नहीं पाती थी। फिर वो इतनी कलील मिकदार में छपती थी कि वो सब जगह पे, सब शहरों तक उसकी रसाई लोगों की नहीं हो पाती थी। अब वो दौर बदल चुका है। पहले ये होता था कि कोई इक्का दुक्का रसाइल और जराइद छपते थे और उसमें किसी का कलाम अगर छपता है तो वो सामने आता है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जब, यानी पहले ये होता था कि उसका जो रिव्यू है या उसके जो तासरात हैं वो खुद शायर को भी बेचारे को पता नहीं चलते थे, उसकी पजीराई मुमकिन नहीं थी कि उसके एक्सेप्टेंस कितनी है उसके कलाम की, या लोग पसंद करें या नापसंद करें। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मीडियम मुशायरा था और वो ज़ाहिर है कि एक कलेक्टिव एफर्ट होती थी। अब जो है इधर शायर जो है अपना फेसबुक पे कलाम लगाते हैं और उधर उसको रिस्पॉन्सेस मिलना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट कि इसमें सारे रिस्पॉन्सेस जो हैं वो इतने मयारी इन रिस्पॉन्सेस को हम करार नहीं दे सकते, इसलिए कि सोशल मीडिया पे कोई भी, मतलब एक लेमैन भी जिसको शायरी की कोई समझ नहीं है, किसी किताब की, उसे कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, वो भी कमेंट देने पर आज़ाद है, वो दे सकता है। लेकिन इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी क्विक हो गई है, इतनी जदीद हो गई है कि हमें फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्सेस मिल जाते हैं, और ये होना चाहिए। अब फ्यूचर में तो डिजिटल लाइफ जो शुरू हो चुकी है, जिस ऐद से हम गुजर रहे हैं, तो शायद ये सारी किताबें ही, जैसे अभी भी हज़ार लाखों किताबें PDF फाइल्स उनकी मुयस्सर हैं, या उस तरह से वो सॉफ्ट फॉर्म में हमें किताबें मिलती हैं। मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर किताबें जो ऐसी कदीम नुस्खे हैं जो मुझे किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलते, वो मुझे नेट पे दस्तयाब होते हैं। तो अब इसने ज़िंदगी को आसान और सहल किया है, तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसको वेलकम कहना चाहिए, इस ट्रेंड को। लेकिन आपको इसका एक नुकसान ये नहीं नज़र आता कि जब कोई शायर अपनी शायरी को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है तो उस पर तनकीद भी की जाती है, और इतनी एक्टिव तनकीद होती है वो, तो इससे क्या शायरों की खुद एतमादी पर या उनकी वो जो एक सेल्फ इस्टीम होती है, क्या आपको लगता है कि वो डैमेज नहीं होती? देखिए, तनकीद जो है ना, जैसे कि मैंने कहा कि हर शख्स को हक हासिल है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है, तो वो खोल सकता है और वो तनकीद भी कर सकते हैं, वो लिखते हैं। लेकिन वैल्यूएबल उसकी तनकीद तो नहीं होगी ना। वैल्यूएबल तनकीद उस शख्स की होगी जो खुद भी उस मयार का है, पढ़ा लिखा है, या वो तनकीद निगार है, या उस शायरी को समझता है, या उसकी नज़र है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए। शाज़िया साहिबा, अब तक बात हो रही थी आपकी शायरी के हवाले से, अब बात करेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, तो आपने नहायत नामसाइद हालात में परवरिश पाई और बहुत ज़्यादा मेहनत की,
इस हवाले से कुछ बताइए कि वो सफ़र कैसा था, क्या कभी ऐसा हुआ कि उलझन का या थकन का शिकार हुई हो? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। और मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके निकलता है, चलता है, या तो उसको मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है, अक्सर लोगों को करना पड़ता है। मेरा जो ताल्लुक़, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि फ़तेह जंग से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख़ानदान में मुझसे पहले पढ़ी लिखी लड़की तो छोड़ लड़का भी कोई भी नहीं था जिसने कोई मतलब एक होता है ना आला तालीम, वो तो छोड़ें, कोई एवरेज जो है तालीम भी उसकी नहीं थी। तो जहाँ ऐसा बैकग्राउंड हो आपका कि आपके ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा मौजूद नहीं है, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, और वहाँ पर लड़कियों की तालीम जो है, आला तालीम हासिल करना, उसको जो है थोड़ा मायूब गर्दाना जाता हो, वहाँ पर वाकई ही बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं समझती हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं कभी भी मायूस नहीं हुई, और बहुत वसाइल ना होने के बावजूद भी अल्लाह ने जो है मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और मेरी रहनुमाई फरमाई। तो मैं पढ़ती चली गई। जब मेरी शादी हो गई थी 99 में, तो उस वक्त मैं जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने एमए उर्दू किया, उसके बाद मैंने एमए फ़िलासफ़ी किया, उसके बाद मैंने बीएड किया, एमएड किया, फिर उसके बाद एमफिल उर्दू किया, और अभी पीएचडी मेरे आखिरी मराइल में है, पीएचडी उर्दू। तो ये सिलसिला जारी है। मैं समझती हूँ ये अल्लाह ताला के करम के सिवा मुमकिन नहीं था। हालात तो मुश्किल, कोई भी प्रोफेशन आप ज्वाइन करते हैं तो शायद हर इंसान को इतने आइडियल हालात नहीं मिलते, लेकिन जहाँ पर आपके एनवायरनमेंट भी ऐसा हो कि आपको डिस्करेज किया जाता हो, तो वहाँ पर थोड़ी दुश्वारियाँ ज़रूर दरपेश होती हैं। आप बैक वक्त एक हाउसवाइफ हैं, एक टीचर हैं, इसके अलावा आप शायरा हैं, और अब पीएचडी, जैसे कि आपने बताया कि आप पीएचडी का आप फाइनल थीसिस आपका चल रहा है, तो क्या कोई रुकावटें नहीं आई कि एक औरत है, जब शादी के बाद तसव्वुर किया जाता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाती है, तो आपके ख्याल में क्या ऐसा है, वाकई है, इसमें कितनी हकीकत है? तैयबा, मैं इसका यही जवाब देना चाहूँगी। देखें, मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अहमियत देती हूँ, मेरे नज़दीक द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज़ टाइम। मैं कहती हूँ कि अगर हमने वक्त ज़ाया किया तो वक्त हमें बर्बाद कर देगा, ज़ाया कर देगा। मेरे रोज़ रात को बिस्तर पर जाते वक्त जो एक मलाल मेरे साथ होता है, एक पछतावा होता है, वो ये कि अगर दिन में मैंने कोई वक्त ज़ाया किया होता है। मैं सुबह उठती हूँ, बेदार होती हूँ, तो मेरे सामने सिर्फ ये होता है कि आज के दिन को मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है और कौन कौन से काम करने हैं। अगरचे मैं नहीं समझती कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा आइडियल सतह पे जाके कामयाब रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सोच मेरे साथ हमेशा रही है कि मैंने वक्त ज़ाया नहीं करना। दूसरा एक शौक़ था पढ़ने का, शौक़ के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो जब शौक़ होता है ना आपको कुछ करने का, तो आप टाइम निकाल लेते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, जब मैं सर्विस कर रही थी तो मैं एक ऐसे इलाके में जाती थी टीचिंग के लिए, जहाँ पर मुझे रोज़ाना 3 घंटे पैदल चलना पड़ता था स्कूल तक पहुँचने के लिए। मैंने उस रिमोट एरिया में पढ़ाया, और बच्चे को उठा के चलना, मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैं उसको उठा के ट्रैवल करती थी पैदल रास्ता, क्योंकि वो पहाड़ के साथ साथ ऐसा रास्ता था कि वहाँ पे सड़क भी नहीं थी, कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं थी। मैं तब जब वहाँ जॉब करती थी, तो उन हालात में भी तालीम भी साथ जारी रखी, घर के काम भी सारे खुद किए, और जो है शायरी, और अब जैसे कि पेंटिंग करना या मुशायरों में चले जाना या डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, सेमिनार में मज़ामीन पढ़ना, मकाले लिखना, ये सारे मेरे शौक़ हैं। अगर मुझे शौक़ ना होता तो मैं भी शायद सिर्फ हांडी चूल्हा और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी की, वापस आए तो बस घर के हो गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, और अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ वदीयत फरमाया है, कोई टैलेंट दिया है, तो उसका हक़ अदा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। टाइम फिर मैनेज हो जाता है। शाज़िया साहिबा, आप कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इस्लामाबाद में बतौर उस्ताद अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आपको लगता है कि आज के जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू के इससे कितना दूर जा चुकी है? क्या वो उर्दू ज़ुबान में उसी तरह से दिलचस्पी लेती है जैसे पहले ज़माने में लोग लेते थे? अब इंग्लिश का चूँकि दौर है। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये आज के दौर में और आज के हालात के तनाजुर में, और हमारी जो जदीद जो हमारे ख़ास तौर पे जैसे हम कहें कि हम कमिंग जनरेशन, या अभी आपकी जो ऐद के लोग हैं, यंग लोग हैं, उनमें और हम में थोड़ा सा ये डिफरेंस नज़र आता है कि वो उर्दू की तरफ अनफॉर्चुनेटली उतने राग़िब नहीं हैं। वो उर्दू को जो है वो उतना सीरियस नहीं लेते, ज़बान को इतना सीरियस नहीं लेते। उनके लिए जो है बहुत प्रैक्टिकल किस्म के वो जो लाइफ में
वो इतने इन हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़बान और इसमें ख़ास तौर पे उर्दू ज़बान, ये मॉडर्न नहीं है शायद, हालांकि ऐसा नहीं है। चूँकि हमारा ज़्यादा फोकस एजुकेशन का इंटरनेट के थ्रू है, तो इंटरनेट की ज़बान इंग्लिश है, इस वजह से इंग्लिश की अफादियत से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको हमें जो है उसकी ज़रूरत भी है, उसके बगैर हम तरक्की भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अगर उर्दू ज़बान बोलेंगे तो हम बहुत पसमानदा रह जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, आपके सवाल के जवाब में ये ज़रूर कहूँगी कि आजकल के बच्चे जो है उर्दू ज़बान से उतने करीब नहीं हैं। मसलन मैं आप अक्सर एक बात कहती हूँ कि जितनी उर्दू या जितनी पंजाबी मेरी मादरी जो ज़बान है, जितनी मुझे आती है, मेरे बच्चों को डेफिनेटली उससे 30% या 25% आती होगी। तो ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ गया ना। अब ये जनरेशन जब अगली जनरेशन तक मुंतकिल करेगी तो उस 35% से कितना मुंतकिल करेगी। आप मुसव्विरा भी हैं, तो तस्वीरें बनाने का शौक़ क्या बचपन से था? बचपन से, ये मेरा ख्याल है कि वो शौक़ है जो हर बच्चे को शुरू में किसी हद तक होता है, फिर बाद में जो है वो रहे ना रहे, लेकिन इब्तिदा जो है बच्चा वो ड्राइंग से और रंग भरने से करता है। तो मुझे ये मुसव्वरी का शौक़ शुरू से था, मतलब अपनी ज़माना तालिब इल्मी में, स्कूल में, कॉलेज में। तो उसके बाद अब भी मैं पेंटिंग करती हूँ, जब कभी टाइम मिले तो मैं उसके लिए वक्त निकालती हूँ। साल बाद चाहे करूँ, 2 साल बाद करूँ, लेकिन पेंटिंग करके मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैंने अपनी किताबों के टाइटल खुद पेंट किए, कई और दोस्तों की किताबों के टाइटल भी पेंट किए हैं। तो पेंटिंग जो है वो मैं करती हूँ, शौक़ से करती हूँ। आप उर्दू ज़ुबान की शायरा होने के अलावा पंजाबी ज़ुबान में भी शेर लिखती हैं, तो कुछ पंजाबी ज़ुबान में अपना कलाम सुनाइए। अच्छा, पंजाबी में सुनाती हूँ कुछ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। वक्त सदा नहीं एक जिहा रहिंदा, सारे रूप विखा जांदा ए। कद्दी बोझ दिलां दा बनदा, कद्दी दिल नूं भा जांदा ए। और अपनी जात नूं किला बना के असां बहुते खुश फिरदे सां। अपनी जात नूं किला बना के असां बहुते खुश फिरदे सां। कौन है जेड़ा कंधां ढा के अंदर झोक वसा जांदा है। और बाग बहिश्तां चैन न पावे, जिसनू इश्क दी अग बुलावे। बाग बहिश्तां चैन न पावे, जिसनू इश्क दी अग बुलावे। सदरां नाल ते ओही सड़दा, जेड़ा इश्क नू पा जांदा है। और इश्क दे सारे रूप अवल्ले, रहन न देंदा कुछ भी पल्ले। इश्क दे सारे रूप अवल्ले, रहन न देंदा कुछ भी पल्ले। लेके शावां वर्गियां शाना, हथ कश कोल फड़ा जांदा है। और बहुते तूर ते सड़दे वेखे, बहुते सूली चढ़दे वेखे। बहुते तूर ते सड़दे वेखे, बहुते सूली चढ़दे वेखे। लेकिन जेड़ा नूर सी रब दा, ओ महराज नू पा जांदा है। बहुत खूब शादिया साहिबा, आपका कलाम यकीनन काबिल सताइश था। अभी हमें ये बताइए कि PhD का आपका जो थीसिस है, उसके हवाले से आपका जो टॉपिक है वो क्या है और ये कब तक कंप्लीट होने जा रहा है? जी तैयबा, मेरे MPhil में मेरे इससे रिलेटेड है, चूँकि MPhil में मेरा मकाले का मौजू था कि तस्वुर औरत, और इस्मत चुगताई और मुमताज़ शीरीन जो मारूफ हमारी फ़िक्शन राइटर रही हैं, उनके यहाँ तस्वुर औरत क्या है, यानी उनके अफसानों के अंदर हमें औरत का कैसा तस्वुर मिलता है। तो अब जो मेरा वो मौजू मकाला मुकम्मल हुआ MPhil का, तो अभी जो PhD का मकाला अपने आखिरी मराइल में है, तो वो ये है कि निसाई उर्दू ज़बान व मुहावरा। अब निसाई ज़बान क्या है, यानी औरत की ज़बान। आप हैरान होंगी कि हमारे यहाँ जितने भी मुहावरे या ज़रबुल इम्साल बोले जाते हैं, जो अभी उर्दू में हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 70 से 80% औरतों के तख्लीक करना है।
यानी वो निसाई ज़बान का हिस्सा हैं। तो मेरी अभी पीएचडी का जो मकाला है वो इसी मौजू के गिर्द है कि हमारी उर्दू ज़बान में किस हद तक, यानी हमारी फ़िक्शन राइटिंग में या हमारी जो ऐसी चीज़ें जैसे सकाफ़त से वाबस्ता जो तहारीर हैं उनमें, और हमारे जो लुगात और कवायद की किताबें हैं उनमें निसाई ज़बान किस हद तक शामिल है, यानी औरत की ज़बान जो है वो कैसी है। क्योंकि औरत मर्द से मुख्तलिफ सोचती है, एक मुख्तलिफ उसका तर्ज़ इज़हार मुख्तलिफ होता है। अब आप देखती होंगी ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि मर्द अपने जब यार दोस्तों में मिलकर बैठते हैं तो किस तरह से वो कितना फ्रैंकली हम कहें कि वो जुमले एक दूसरे पे कसरे होते हैं या कैसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जबकि लड़कियां या औरतें जो हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को कहते हैं मलफूफ करती हैं, यानी अपने जज्बे का इजहार, अपनी कैफियत का इजहार जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज़ों में छुपा छुपा के करती हैं या उसको अलामती और इशाराती अंदाज में करती हैं, और वो खुले लफ्ज़ों में उसका इजहार नहीं करती। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर मर्द बड़े खुले लफ्ज़ों में गुफ्तगू करते हैं, औरतें उस तरह गुफ्तगू नहीं करती। और ये भी है कि वैसे तो औरतें बोलने की मशीन समझी जाती हैं ना, कि औरतें ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन इजहार के हवाले से जो हैं वो औरतें उस तरह से नहीं है जिस तरह मर्द अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जैसे मर्दों के यहाँ गालियों के जो है वो कम होगी, लुगत कम होगी या उसके लफ्ज़ियात कम होंगे, लेकिन औरतें जो है लड़ाई में ताने तशने कोसने जब देती हैं उनके यहाँ वो लफ्ज़ियात काफ़ी तवील हैं फहरिस्त उनकी। शाज़िया साहिबा, प्रोग्राम के अख्ताम में अपनी पसंद का कोई उर्दू कलाम सुनाइए। जी ज़रूर, चंद अशार पेश करती हूँ। जैसे तुम्हें जितनी मुयस्सर हूँ इसी पर इक्तिफ़ा कर लो, तुम्हें जितनी मुयस्सर हूँ उसी पर इक्तिफ़ा कर लो, वगरना छोड़ जाने का गवारा फ़ैसला कर लो। बहुत खूब। और एक शेर है कि अपना आप खसारा करना पड़ता है, अपना आप खसारा करना पड़ता है, वरना इश्क दोबारा करना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक गज़ल के चंद शेर पेश करती हूँ। अच्छा कहते हैं कहाँ तुझको ज़माने वाले, अच्छा कहते हैं कहाँ तुझको ज़माने वाले, इश्क हम तेरी तो बातों में नहीं आने वाले, इश्क हम तेरी तो बातों में नहीं आने वाले। और कितने लोगों ने मुझे भेजी है तस्वीर मेरी, कितने लोगों ने मुझे भेजी है तस्वीर मेरी, देख आईने मेरा अक्स मिटाने वाले। और मिल तो जाएंगे मगर कम ही मिलेंगे ऐसे, मिल तो जाएंगे मगर कम ही मिलेंगे ऐसे, वक्त के साथ उम्र के साथ यहाँ प्यार बढ़ाने वाले, उम्र के साथ यहाँ प्यार बढ़ाने वाले। और जी तो जाते हैं सभी रहते हैं जिंदा लेकिन, जी तो जाते हैं सभी रहते हैं जिंदा लेकिन, अपनी तकदीर यहाँ आप बनाने वाले। और बाज़ औक़ात सफ़र एक ही करते हैं मगर, बाज़ औक़ात सफ़र एक ही करते हैं मगर, हम सफ़र सदियों बने रहते हैं जाने वाले। और उनको फिर नींद कहाँ लाख झुलाओ झूले, उनको फिर नींद कहाँ लाख झुलाओ झूले, जिनके मर जाते हैं शानों पे सुलाने वाले। और राहतें दर्द के बिस्तर से उतर जाती हैं, राहतें दर्द के बिस्तर से उतर जाती हैं, ज़ख्म रह जाते हैं तकिए पे सुलाने वाले। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है आज के लिए। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत शायरी आपने की है और प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी शाज़िया अकबर साहिबा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका खूबसूरत कलाम भी सुना। अगले प्रोग्राम मेहमान खुसूसी तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।